यूपी के बहुत सारे बाहुबली और ऐसे नेता तो हैं जो हैं, उनकी बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनाई, चाहे वो शहाबुद्दीन हो बिहार के सिवान, या फिर मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, बबलू श्रीवास्तव। तो उसी सिलसिले में एक जो आज की कहानी है, लेकिन ये कहानी बाकी बाहुबली नेता और जो इस तरह के लोग हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट, अलग इसलिए भी है कि शायद पुराना दौर होता तो हम यकीन नहीं करते, लेकिन एक शाही फैमिली का, मतलब रॉयल फैमिली से कोई एक बिलोंग करता हो, वो आता है समाज में सामने और कानून में उसको हिस्ट्री शीटर लिखा जाए, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, उसके ऊपर पोटा लगे, उसको कातिल कहा जाए। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं जो, ये जितनी चीज़ें मैंने कही इसके साथ जुड़ी बाकायदा कानून में। और जबकि वो एक यूपी के रॉयल फैमिली से आता है। मुझे 2-3 बार मौका मिला मिलने का भी और कवर करने का भी, इलेक्शन के दौरान ही काफ़ी वक्त भी हो गया हालांकि, और जानने का, उस इलाके को समझने का, देखने का। तो कहानी जो है, ये कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ तूफ़ान सिंह उर्फ राजा भैया, जो शायद सबसे ज़्यादा जिस नाम से लोग जानते हैं। मुझे नहीं मालूम बाहर, मतलब कुंडा और यूपी के बाहर कुंवर रघुराज प्रताप सिंह कितने जानते हैं या तूफ़ान सिंह के नाम से कितने जानते हैं, लेकिन राजा भैया ऐसा एक नाम है जिससे बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे। और वैसे भी यूपी में अपना जो भैया और भाई शब्द है वो बड़ा पॉपुलर भी है। तो दिखने में भी स्मार्ट, रॉयल फैमिली, लेकिन एक ज़माने में कहते हैं कि यूपी पुलिस में बाकायदा हिस्ट्री शीटर के तौर पे नाम दर्ज था, न सिर्फ राजा भैया का बल्कि राजा भैया के पिता का भी, उदय प्रताप सिंह। तो कहानी आज राजा भैया की है, शुरुआत से लेके किस तरीके से शुरुआत हुई, किस तरीके से राजा भैया, पहली बार राजा भैया का नाम क्यों सामने आया और आखिर राजा भैया है क्यों। और एक ज़माने में यूपी के बहुत दिग्गज नेता कल्याण सिंह, जो अभी राजस्थान के गवर्नर हैं, तब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे यूपी के, और उन्होंने क्यों कहा था कि ये कुंडा का गुंडा है। तो वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आज आपको मैं बताने की। यूपी में एक जगह है प्रतापगढ़, और उस प्रतापगढ़ के अंदर ही आता है एक भद्री रियासत। पुराने ज़माने में छोटे छोटे सारे रियासत और ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो उसी भद्री रियासत में जन्म होता है कुंवर रघुराज प्रताप सिंह का। इस पूरी फैमिली में जो एक बहुत फेमस नाम था वो रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया के दादा का। इनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह ये फ्रीडम फाइटर रहे। इसके अलावा पंतनगर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय, उसके ये फाउंडर वाइस चांसलर भी थे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के ये गवर्नर रहे, राजा बजरंग बहादुर सिंह, मतलब राजा भैया के दादा। तो ये उनका मतलब औरा था, ये उनका कद था दादा का। फिर कहते हैं कि राजा बजरंग बहादुर सिंह ने उदय प्रताप सिंह को गोद लिया था। उदय प्रताप सिंह मतलब जो राजा भैया के पिता हैं। और उसके बाद फिर राजा भैया का जन्म हुआ। अब जो उदय प्रताप सिंह थे वो तो खुद देहरादून के दून जाने माने स्कूल में पढ़ाई लिखाई की, बट एक कहानी ये भी है कि उनको ये लगता था कि पढ़ने लिखने से ज़्यादा लोग बुज़दिल हो जाते हैं, तो वो राजा भैया को जो है वो हाई फाई स्कूलों में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं भेजना चाहते थे। तो शुरुआत में उन्होंने इलाहाबाद में पढ़ाई करवाई और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी भेजा, और वहाँ से राजा भैया ने लॉ की डिग्री ली। इसके अलावा मिलिट्री साइंस और मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी डिग्री ली, और पढ़ाई लिखाई, और तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उस ज़माने में भी कहते हैं कि जो राजा भैया के पिता, उनके बारे में पुलिस में बाकायदा जो रिकॉर्ड था वो ये था कि वो एक हिस्ट्री शीटर भी हैं, और कुछ लोग हैं जिनके गिरोह के वो सरगना के तौर पे देखे जाते हैं। और राजा भैया का भी आगे चलकर नाम इसी सिलसिले में जुड़ा। राजा भैया के बारे में 2-3 चीज़ एक और है कि जो पूरे कुंडा में लोगों को मालूम है वो ये कि
राजा भैया घुड़सवारी के, निशानेबाजी के, चूँकि रॉयल फैमिली से आते हैं, शौकीन हैं। और वहाँ के लोगों की ये भी धारणा और मानना है कि राजा भैया साइकिल से लेके जहाज़ तक चला लेते हैं। हालांकि इसकी कोई वो नहीं है कि जहाज़ कब उड़ाया, पायलट का कोई लाइसेंस उनके पास इस तरह का है कि नहीं। लेकिन 2009 में कहते हैं कि एक एयरक्राफ्ट भी क्रैश हुआ था। अब कई सौ करोड़ के मालिक, कई सौ एकड़ में फैली इनकी रियासत, उसका राजा भैया धीरे धीरे बड़े होते हैं। पहली बार 1993 में जब उम्र 25 साल के आसपास थी तब पॉलिटिक्स में उतरते हैं और कुंडा विधानसभा सीट से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा जाता है और राजा भैया चुनाव जीत जाता है। वो जो शुरू हुआ था लगभग 25-26 साल की उम्र में पहली बार चुनाव जीते, उसके बाद 1996 के, देन 2002, 2007, 2012, 2017, मतलब पिछले करीब 25 साल से राजा भैया एक विधायक के तौर पर और कभी किसी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ा, हमेशा इंडिपेंडेंट। और ये भी कहते हैं कि सामने कोई उस इलाके में कुंडा विधानसभा से खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करता। शायद वो दबंगई और शायद जो राजा भैया का वहाँ उस इलाके में जो चीज़ें मशहूर हैं उसकी एक वजह ये भी है। तो कोई भी पार्टी इस तरह का उम्मीदवार खड़ा भी नहीं करती। हालांकि राजा भैया की हर पार्टी के साथ दोस्ती है, समाजवादी पार्टी से ख़ास तौर पे ज़्यादा दोस्ती है। एक अपवाद के तौर पे सिर्फ बीएसपी को ऑफसाइड कर दें, जिससे कभी बनी नहीं, वहाँ वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो। बल्कि राजा भैया कई बार ये ओपनली बोल चुके हैं कि मुलायम सिंह यादव उनके मतलब सबसे ज़्यादा वो गुरु और वो हैं, और जो कल्याण सिंह और बाकी लोग हैं, बल्कि राजनाथ सिंह जो सीएम रहे, जो अभी होम मिनिस्टर है, वो उनके रिश्तेदार हैं। वो हमेशा ये कहते हैं। तो इन सब का असर है कि कई बार फिल्मों में आपने देखा होगा, हिंदी फिल्मों में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आई हैं जहाँ एक नेता होता है, एक दबंग टाइप का होता है और उसके आगे कोई खड़ा नहीं होता और कभी कोई उसको चुनाव नहीं लड़ता उससे। लगभग यही सीन, यही मंज़र वहाँ का है। मैं उस कुंडा इलाके में गया हूँ और लोगों से बात किया, मुझे नहीं मालूम कि वो लोग डर है या इज़्ज़त है क्या है, लेकिन ज़्यादातर लगा कि डर ही है, क्योंकि पता चल जाता है लोगों से बातचीत करके। कोई भी राजा भैया के ख़िलाफ़ सवाल ही नहीं है कि मुँह खोल दे या कुछ बोल दे। कुंडा में रहना है तो फिर आप बोल नहीं सकते। ये धौंस है और ये दबंगई है वहाँ पे। लेकिन राजा भैया और क्राइम, इसका जो आमना सामना होता है पहली बार, वो जब राजा भैया चुनाव लड़ने जा रहे थे उस वक्त की ये शुरुआत होती है। उस वक्त कुंडा में करीब 2 गुटों में कुछ झगड़ा हुआ, 20 के आसपास घर जला दिए गए, 3 लड़कियों के साथ रेप होता है। घर जल रहा है लेकिन कोई बुझाने के लिए नहीं जाता है और कहते हैं कि पानी नहीं है, जबकि बराबर में एक तालाब था, उसमें पानी है, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की। और इन सारी चीज़ों को लेकर राजा भैया पे उंगली उठती है। और तब कल्याण सिंह जो है वो मुख्यमंत्री यूपी के हुआ करते थे और तभी उन्होंने कहा था कि इस कुंडा के गुंडा को देख लूँगा, और कुंडा का गुंडा नाम दिया था राजा भैया के लिए। और ये पहला इंसिडेंट था जो लड़ाई हुई थी और जो 20 घर जलाए गए, लड़कियों के साथ रेप और बाकी। हालांकि इसमें राजा भैया को कानूनी कभी कोई सज़ा और कुछ चीज़ें हुई नहीं, लेकिन इसको लेके उंगली उठी, जिसके बाद फिर कल्याण सिंह भी भड़के और कल्याण सिंह ने कहा था कि हम मतलब इसको सज़ा दिलाएंगे और बख्शेंगे नहीं जो गुनहगार होगा। लेकिन कमाल देखिए राजनीति का कि 1 साल के बाद वही कल्याण सिंह जिन्होंने रहा इसको कुंडा का गुंडा कहा था, अपनी ही सरकार में राजा भैया को मंत्री बना देते हैं साल भर के अंदर। इसके बाद राजा भैया की राजनीति में एंट्री, अब उसके बाद विधायक, फिर मंत्री, लेकिन मायावती से कभी पटी नहीं। और कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ था कि शायद राजा भैया ने किसी समारोह में, किसी फंक्शन में मायावती के लिए कोई अपशब्द कह दिए थे और उसको लेके मायावती का भी गुस्सा था राजा भैया को लेकर। तो जब मायावती उत्तर प्रदेश की सरकार में आई तो 2002 में राजा भैया को गिरफ्तार करवा लिया गया और कहा गया कि ये एक आतंकवादी के तौर पर सामने रखा गया और जेल भेज दिया गया।
इसके अलावा बीजेपी के एक विधायक थे पूरन सिंह बुंदेला, 2002 में उन्होंने राजा भैया के खिलाफ एक कंप्लेंट लिखाई कि वो किडनैपिंग करने की कोशिश की, और इस मामले में भी राजा भैया को फिर अरेस्ट किया गया। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी। इस बीच में राजा भैया को लेकर के एक बड़ी चीज़ थी कि राजा भैया का जो कुंडा में अपनी पूरी जो एम्पायर है, रियासत है, वहाँ एक तालाब है जो करीब 600 एकड़ में फैला हुआ है। 600 एकड़ के पूरे रियासत के बीच में एक तालाब, और उस तालाब के लेकर तमाम बातें कि राजा भैया जो अपने दुश्मन होते हैं उनको तालाब में फेंक देता, और तालाब में मगरमच्छ है और वो मगरमच्छ का निवाला बन जाता, मगरमच्छ खा लेता। तो ऐसे किस्से बहुत थे, लेकिन कभी इस बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। हाँ, जब मायावती ने गिरफ्तार करके जेल भेजा, उसके बाद कुंडा में छापेमारी कराई और इस तालाब की भी फिर तलाशी ली गई, तो उस तालाब से जब वहाँ पे खुदाई उदाई भी की गई तो एक कंकाल मिला था, और बाद में पता चला कि वो जो कंकाल था वो उसी कुंडा इलाके के ही एक नरसिंहगढ़ गांव पड़ता है उस विधानसभा क्षेत्र में, तो उसी गांव के रहने वाले संतोष मिश्र नाम के एक शख्स का था जो तालाब से कंकाल मिला था। और संतोष मिश्र की कहानी ये सामने आई थी कि एक बार संतोष मिश्र का स्कूटर जो है वो राजा भैया का काफ़िला गुजर रहा था और वो उससे टकरा गया राजा भैया की गाड़ी से, और बस इस बात पे संतोष मिश्र को बहुत बुरी तरह पीटा गया। पीटने के बाद उसी तालाब में लाकर फेंक दिया गया, और बहुत बाद में फिर उसका कंकाल मिला। तो ये बात 2001-2 की है। हालांकि इन सारी चीज़ों में तालाब को लेके कभी भी मतलब पुख्ता तौर पे कि वाकई उस तालाब में ऐसा मगरमच्छ है और उस तालाब में दुश्मनों को फेंक दिया जाता है। एक मुझे याद आ रही है फिल्म एक शान में भी इस तरह का एक सीन था जिसमें शाकाल कुर्सी पे बैठा होता है, इस वक्त जैसे मैं बैठा हूँ, और वो घुमाता रहता है टेबल और कुर्सी, और फिर कुर्सी पीछे पलटती और नीचे अंदर मगरमच्छ था। ये शान फिल्म। तो कुछ कुछ ऐसी ही बातें होती थी कि इस तालाब में ऐसे दुश्मनों को फेंक दिया जाता था और मगरमच्छ उसको अपना शिकार बनाता था। हालांकि इस बारे में कई बार पत्रकारों ने जब पूछा तो राजा भैया ने यही कहा कि अगर मगरमच्छ होता तो मेरे तालाब की सारी मछलियों को खा जाता, लेकिन वहाँ मछलियाँ भी हैं। तो ये सारी बेकार की चीज़ें हैं। एक कहानी ये भी है कि एक बार लालू प्रसाद यादव जब पहली बार राजा भैया से मिले तो पहला सवाल ही यही था कि यार तुम्हारे तालाब के बारे में बड़ा सुना है, क्या सच में मगरमच्छ है क्या? ये भी किस्सा है ओरिजिनल। तो खैर जब मायावती का दौर था तो मायावती के दौर में गैंगस्टर एक्ट से लेकर आतंकवाद निरोधक कानून पोटा जो है वो तक राजा भैया पे लगाया गया, और तालाब की वो सारी तलाशी ली गई। AK-56 राइफल भी दिखाया गया, और फिर इसी पोटा के तहत राजा भैया को जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन उसके बाद 2003 में फिर मुलायम सिंह की सरकार आती है और सपा के साथ राजा भैया के शुरू से अच्छे रिश्ते रहे, तो फिर पोटा हटा लेती है स्टेट सरकार। हालांकि सुप्रीम कोर्ट फिर उस वक्त कुछ उसमें अड़ंगा डालती है, सरकार के इस फैसले के खिलाफ इनका कहना था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये केस ख़त्म हो जाता है और फिर से वो मंत्री बनते हैं मुलायम सिंह की सरकार में। जो लास्ट 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ यूपी में, उसमें जो आप हल्फनामा हर कैंडिडेट को देना होता है, आपके पास कितनी संपत्ति है, कितने मुकदमे हैं, क्या है, तो उसके हिसाब से इस वक्त राजा भैया के ऊपर सिर्फ एक मुकदमा है। बाकी सारे मुकदमे या तो ख़त्म कर दिए गए, या गवाह नहीं मिले, या सबूत नहीं थे। ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इस पूरे मामले में राजा भैया के ऊपर जो सबसे बड़ी उंगली उठी और उनकी दबंगई और सारी चीज़ों को लेकर, वो थी डिप्टी एसपी के कत्ल को लेकर। और कुंडा में एक तैनाती हुई थी डिप्टी एसपी की, उनका नाम था ज़ियाउल हक। और वो कुंडा में वैसे भी ये कहते हैं कि चाहे पुलिस अफसर हो या कुछ, जहाँ से कहते हैं कि कुंडा की सीमा शुरू होती है, सरहद शुरू होती है, वहाँ से राज्य सरकार के कानून ख़त्म हो जाते हैं और फिर वहाँ से राजा भैया का कानून चलता है। ये उस इलाके में बहुत ओपन सीक्रेट है ये, कि फिर कुंडा की सीमा में वही होता है जो राजा भैया चाहते हैं। उनकी जो वहाँ पे हवेली है उसमें बाकायदा अदालत लगती है, वो बैठते हैं, लोगों की सुनते हैं, और ये भी है कि उन सब का फिर फैसला करते हैं, निपटारा करते हैं। कई बार मीडिया ने पूछा तो कहा कि मैं लोगों से ये कहता हूँ कि तुम कोर्ट जाओगे 10, 15, 20, 30 साल लगेंगे, तो अगर तुम लोग मेरी बात मानते हो और सही है तो फिर यही फैसला हो जाएगा। तो वो फिर चाहे घरेलू झगड़ा हो
सास बहू का झगड़ा हो या फिर ज़मीन का झगड़ा हो या फिर किसी की शादी का झगड़ा हो या फिर किसी के कब्ज़े का मामला हो, मारपीट का हो, वो सारे झगड़े फिर राजा भैया वहाँ पे निपटाते हैं। और उस इलाके में एक ये भी है कि जब राजा भैया गुजरते हैं तो लोग कमर तक झुके होते हैं। एक चीज़ और भी है, और ये भी सच है कि जो राजा भैया की हवेली है कुंडा में, उस हवेली के अंदर कोई भी कार, जो उनकी अपनी कार है पूरी फैमिली की, वो जब तक मेन गेट के अंदर है तो वो कार स्टार्ट नहीं होती। कार जब गेट, हवेली के गेट के बाहर आ जाती है तब उसको स्टार्ट किया जाता है, और हवेली से लेकर गेट तक उस कार को बाकायदा खींच के लाया जाता है और धक्के दे के लाए जाते हैं, जो वहाँ के उनके लोग मुलाजिम जो है वो करते हैं। तो इसको कई तरह से जोड़ के देखा गया। एक कहा गया कि जो पुराने जिस तरीके के राजा महाराजा के अपने वो थी कि बग्घियाँ खींचते हैं लोग तो वो टशन है। कुछ का कहना था कि वो अपने आप को अभी भी उसी दौर में देख रहे हैं, इसलिए वो गाड़ियों को खिंचवाते हैं शाही ठाट और वो अंदाज़ दिखाने के लिए। तो इस पे एक बार राजा भैया से सवाल पूछा गया था कि ये आपकी गाड़ी जो है, आपके जो अंदर हवेली है वहाँ से लेके गेट तक, ये जब इंजन है, गाड़ी ठीक है, नई गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, तो आप चालू करके भी आप बाहर तक ला सकते हो, तो खींच के क्यों? तो उनका जवाब था कि जो उनके पिताजी हैं उदय प्रताप सिंह, वो पर्यावरण के बहुत बड़े प्रेमी हैं और वो कभी नहीं चाहते हैं कि इस के अंदर क्या पर्यावरण पे कोई असर पड़े। तो गाड़ी स्टार्ट होता है तो उससे प्रदूषण निकलता है, इसलिए इस गाड़ी को जब गेट के बाहर चली जाती है तब वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हवेली के अंदर सवाल ही नहीं कि गाड़ी स्टार्ट कोई कर सके। अब लेकिन इसमें कई सवाल भी उठते हैं कि आपके गेट तक के तो आपने ध्यान दे दिया प्रदूषण, पर गेट के बाहर भी तो हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ गाड़ी स्टार्ट होने से तो जाहिर सी बात है वहाँ भी प्रदूषण होगा। लेकिन ये कि शायद अपने घर का माहौल, अपने घर का वातावरण अच्छा हो तो ये सोच है, बाकी जगह कहीं भी प्रदूषण हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शायद ये भी सोच हो सकती है, क्योंकि सवाल तो उठेगा। लेकिन उनके घर के अंदर कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, बाहर निकलने के बाद होती है। तो खैर ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन राजा भैया फिर उसके बाद मंत्री थे, कई मंत्रालय उन्होंने देखे अलग अलग पार्टियों में। लेकिन जो सबसे बड़ा फिर एक हंगामा उठा वो डिप्टी एसपी ज़ियाउल हक की जब कुंडा में तैनाती हुई। तैनाती के बाद कुंडा के चूँकि ज़्यादातर मामले राजा भैया और ये सारे लोग संभाल लेते हैं, एक ज़मीन को लेके एक झगड़ा चल रहा था कुंडा में, और ये झगड़ा चल रहा था दो लोगों के बीच में। एक गांव बल्लीपुर के प्रधान थे नन्हेलाल यादव और दूसरे थे बबलू पांडे, और ये दोनों ही राजा भैया के नज़दीकी थे। लेकिन ज़मीन का एक टुकड़ा था जिसको लेके ये दोनों अपने अपने दावे कर रहे थे। ये जो नन्हे और बबलू के बीच में झगड़ा चल रहा था, ये झगड़े की वजह ये थी कि नन्हे ने ही बबलू से ज़मीन खरीदी थी, लेकिन इस ज़मीन पे कामता नाम के किसी आदमी का और मालिकाना दावा था, और कामता भी राजा भैया के करीबी थे। और जो राजा भैया का ड्राइवर और बहुत ख़ास है गुड्डू सिंह, वो इन सारी चीज़ों के बीच में था। तो इसी ज़मीन के झगड़े को लेकर गुड्डू को एक मौका मिल गया। गुड्डू की कुछ नन्हे से पुरानी दुश्मनी भी थी पंचायत के चुनाव को लेकर। अब यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा कि गुड्डू राजा भैया का ख़ास और गुड्डू की नन्हे से दुश्मनी चल रही है। तो एक दिन इसी झगड़े में नन्हे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और उसके बाद उसके भाई की भी लाश जो है उसी गांव में मिली। पुलिस ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि सबको पता था कि ये किसने किया क्या। एक गुड्डू सिंह का भी नाम आ रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि गुड्डू सिंह इनडायरेक्टली सीधे राजा भैया, तो राजा भैया के ख़िलाफ़ कौन जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। पुलिस भी एक तरह से बस दर्शक बनी हुई थी, क्या करे क्या ना करे। तो जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और घर वाले लगातार नाम ले रहे हैं कि इन लोगों ने मारा है, तो फिर नन्हे के फैमिली वाले, गांव वाले, इन लोगों ने धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, और जगह जगह इन लोगों ने धरना, जाम ये करना शुरू कर दिया। तो अब जब ये चीज़ें उठने लगी तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर आया कि कुछ करो। तो ऐसी एक भीड़ को उस दिन हिंसक हो गई, तो पुलिस को कुछ फायरिंग करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इससे भीड़ और भड़क गई। इसके बाद उस भीड़ ने पुलिस पे हमला कर दिया। अब उसी हमले में गांव वाले और इनमें ज़ियाउल हक जो डिप्टी एसपी थे उस वक्त ड्यूटी पे गए थे अपनी लश्कर लेकर, उनको घेर लिया गया और उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया। और पीटने के बाद
नज़दीक से डिप्टी एसपी ज़ियाउल हक को 3 गोली मारी गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद खैर बाकी पुलिस वाले आए, बॉडी को उठाकर ले जाया गया, पोस्टमार्टम हुआ। डिप्टी एसपी ज़ियाउल हक की जो सर्विस पिस्टल थी वो भी गायब थी। कहते ये हैं कि उन्हीं की पिस्टल से उनको गोली मारी गई थी। अब ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद जो इनकी वाइफ थी डिप्टी एसपी की, फिर वो आई सामने और उन्होंने बताया कि चूँकि अब कौन बोले वहाँ पे किसके ख़िलाफ़, तो उन्होंने बाकायदा नामजद एफआईआर लिखाया और कहा कि इस हत्या में ये लोग शामिल हैं और इसमें ख़ास तौर पे राजा भैया के जो ये ड्राइवर या क्लोज गुड्डू का नाम आया और भी 5 लोगों का नाम आया और इस साजिश के पीछे राजा भैया का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तब राजा भैया यूपी की सरकार में जेल मंत्री थे। इसके बाद अब बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो फिर सरकार भी जो है दबाव में आती है और राजा भैया को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाता है और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ता है। मामले की जांच चलती रहती है, मीडिया में भी ये खबर बहुत आई। उसके बाद फिर ये पुलिस से मामला लेके सीबीआई को सौंप दिया जाता है, सीबीआई जांच करती है। सीबीआई इसमें जो बाकी ज़ियाउल हक की जो वाइफ थी उन्होंने जिन जिन लोगों के नाम लिखे थे उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है, एक्शन लेती है। लेकिन अपनी पूरी जांच में फिर सीबीआई लास्ट में राजा भैया को क्लीन चिट दे देती है। इसके बाद वो क्लीन चिट देने का रिपोर्ट कोर्ट में पेश करती है, सीबीआई के कोर्ट में। लेकिन सीबीआई की स्पेशल कोर्ट कहती है कि नहीं, आप इसमें और एविडेंस जोड़िए और आप देखिए। तो मतलब सीबीआई के इस रिपोर्ट से कोर्ट उस वक्त सहमत नहीं थी और वो कहती है कि आप इसके ऊपर जांच कीजिए। तो ये पूरा मामला हुआ। उसके बाद राजा भैया फिर से चुनाव जीतते हैं, फिर से मंत्री सपा की सरकार में बनते हैं, फिर 2017 का चुनाव होता है, फिर से वो उसमें भी जीत जाते हैं और फिर वो अपनी पार्टी भी बनाते हैं, शायद जनसत्ता पार्टी करके, और उनकी ये पूरी जो है अपनी एक साम्राज्य वो चलता रहता है। अब ये तो हो गई राजा भैया के पूरे जो उनकी विरासत है, जो उनके क्राइम की दुनिया है, उनके ऊपर शुरू में उन फादर और ये दोनों हिस्ट्री शीटर के तौर पे नामजद। लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सारे ऐसे मामले थे, ऐसे केसेस थे। कहते कि बहुत सारे तो कुंडा में ऐसे केसेस हैं जो कभी पुलिस तक पहुँचे नहीं, क्योंकि कुंडा में ये भी है कि जब आप एक तो सरकार में हो, मंत्री हों, तो आपके इलाके में जो पुलिस और प्रशासन होती है वो आपकी मर्ज़ी के बिना वहाँ ना किसी की तैनाती होती है, ना कोई वहाँ पे कोई बाहर से आता है। आलम ये था कि एक बार जब ये बांदा की जेल में बंद थे राजा भैया, तो कहानी ये कि उस जेल में जब ये बंद थे तो वहाँ के जेलर और बाकी स्टाफ कई लोग जानबूझ के छुट्टी लेकर चले गए थे। किसी ने कुछ बीमारी का बहाना बनाया, किसी ने फैमिली में कुछ प्रॉब्लम का बहाना बनाया। वो लोग नहीं चाहते थे कि जेल में हो और राजा भैया को कुछ गुस्सा हो या कुछ नाराज़ हो जाएं और उसके बाद फिर उन्हें पछताना पड़े। तो एक तो खुद वो जेल मंत्री रहे थे राजा भैया, लेकिन उसके बावजूद बांदा जेल में हालत ये थी कि उनके जेल से आते ही जेलर और तमाम लोग खुद ही छुट्टी लेकर भागना चाहते थे। अब एक जिसके ऊपर दबंगई और ये सारी चीज़ें रही है वो खुद जेल मंत्री भी रहा, लेकिन यूपी के जेल की हालत आपको पता ही है, बीच बीच में स्टिंग और ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। वहाँ मोबाइल से लेके आपको सारी ऐशो आराम की चीज़ें उपलब्ध हैं। अब जाहिर सी बात है जब राजा भैया जैसे जेल मंत्री होंगे, जिनका जेल जाना आना लगा रहा काफ़ी टाइम तक, तो फिर वहाँ की हालत क्या होगी हम आप बेहतर समझ सकते हैं। फिलहाल ये कि 25 साल हो गए, 25 साल से राजा भैया को आज तक कोई हराने वाला नहीं आया। राजा भैया के सामने कोई खड़ा भी नहीं होता वहाँ पे। ये उनका कि दबंगई और ये उनका वहाँ पे एरिया में जो भी आप इसको जैसे भी आप लें तो, और हर पार्टी लगभग अपने अपने राजनीति में फ़ायदा उठाती, तो हर पार्टी उठा रही है फ़ायदा। सिर्फ एक बीएसपी है जिसके साथ रिश्ते बड़े कड़वे हैं, इसलिए कभी राजा भैया उसके करीब गए नहीं, वरना बाकी हर पार्टी में उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। सरकार किसी की भी बने, राजा भैया जाहिर सी बात है मंत्री होंगे, क्योंकि एक तो विधायक ही हैं, हारते तो है नहीं। तो अब फिर ये चुनाव है, इस चुनाव में भी जाहिर सी बात ये लोकसभा का है, लेकिन राजा भैया का अपने इलाके में तो असर है ही है, तो हर पार्टी जो है उनके आगे बीत जाती है, सपोर्ट मांगती है, मदद मांगती है। तो ये सारा चल रहा है। लेकिन कुंडा में आज भी, अब चाहे वो कल्याण सिंह का हो कि ये कुंडा का गुंडा हो, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। 25 साल से एक शख्स लगातार विधायक है और आज भी उसका वहाँ पे औरा कायम है, और राजस्व भैया की जो है अभी भी वहाँ पे पूरे इलाके में तूती बोलती है।
तो ये थी पूरी कहानी राजा भैया की। और इसमें अभी जो लास्ट मतलब अगर कानूनी उसके हिसाब से देखें तो 2017 के हिसाब से फ़िलहाल एक केस है जो पेंडिंग है। बाकी जितने भी जो शुरू में हत्या से लेके किडनैपिंग से लेके सारे केसेस थे, तो एक तो बहुत ओपनली ही उस वक्त मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि ये राजनीतिक दुश्मनी की वजह से ज़्यादातर केस लगा कर ये सब कह के वो सारे केसेस ख़त्म कर दिए गए थे। तो फ़िलहाल अभी कहते हैं कि एक केस है। तो ये थी कहानी। अब कुछ मैंने जो शुरू में आपसे वादा किया था उसके हिसाब से मैंने कुछ लोगों के सवाल जवाब और ये बहुत सारे नोट करके लाया हूँ, तो आज मैं काफ़ी टाइम भी हो गया था। कुछ लोगों के बड़े अच्छे गुस्से वाले सारी चीज़ों की शिकायत है। एक ने एक मेल भेजा 1 2 3 4 5 6 7 करके बाकायदा सीरीज़ अपनी गुस्से के साथ, और उनके गुस्सा जेन्युइन भी था। लेकिन हुआ ये कि बीच में मैं लगातार इधर उधर भाग भी रहा था और बात भी नहीं कर पा रहा था नोट करके। ये शुभम दुबे हैं, इनकी वाइफ है नेहा, और उनका 3 मार्च को बर्थडे था, और इन्होंने बड़े गुस्से में भी लिखे और बड़े सारे मेल लिख डाले। तो शुभम दुबे साहब, एक तो माफ़ी लेट से, लेकिन चलिए 2 ही दिन बीता है, हैप्पी बर्थडे। बल्कि इन्होंने तो बड़ा फिल्मी स्टाइल में कहा था कि कह दीजिए आप अपनी आवाज़ में कि शुभम लव नेहा। तो आप दोनों अच्छे रहे, खुश रहे, और ऐसे ही मेल पर गुस्से में न लिखें। चिन्मय महापात्रा हैं, इन्होंने भी बहुत सारा प्यार भेजा है। अतुल श्रीवास्तव हैं, आपती, प्रज्ञा, इनकी बिटिया। इसके अलावा एक ये जो अभी बीच में कुछ प्रद्युमन और इसके स्टोरी सुनाई थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, उसमें से कुछ शॉर्टलिस्ट किया है। जैसे एक ये जीवंत पारितोष हैं, कविता यादव हैं, एक तमन्ना है, इन सब ने ये लिखा था कुल मिलाकर कि कुछ सवाल इससे जुड़े हुए। और सोहल बागवान, अभिजीत दरीपा, इन सब के सवाल इस केस से जुड़े हुए थे। एक का ये है कि इस तरह के बच्चे ने जो 11वीं क्लास का एक बच्चा स्कूल में जाके मारता है, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या पेरेंट्स नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि एक बच्चे की परवरिश सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जो वो कुछ सीखता है वो घर से ही, पहला स्कूल घर ही होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों के लिए माँ बाप जिम्मेदार होते हैं। तो और ये ज़रूरी है कि उनको ध्यान से देखा जाए, नज़र रखी जाए उन पर। एक ने कहा कि इस तरह की चीज़ें दिखाकर ये बच्चा जो कर रहा है, या 11वीं क्लास का क्राइम तक पे कहानी सुना करके हम बाकी बच्चों को भी इस तरह के आइडियाज़ नहीं दे रहे हैं, या हम शायद उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं। मुझे लगता है कि आधा आप सच कह रहे हैं, हो सकता है, लेकिन ये भी है कि हम मतलब ये चीज़ें जानना भी ज़रूरी है, जागरूक होना भी ज़रूरी है। हमारे आसपास क्या हो रहा है, बच्चे वक्त से पहले कैसे बड़े हो रहे हैं, ये सब भी समझना ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को भी समझा जाए। एक सवाल ये था कि इस बच्चे ने जब कत्ल किया था तो इसके कपड़े पे खून क्यों नहीं था? और ये वाकई था कि इस बच्चे के थोड़े से मिले थे, लेकिन वो एक ये था कि सबसे पहला बच्चा जो था जिसने जाके बाकी शोर मचाया था प्रद्युम्न के बारे में कि ये ऐसे ऐसे खूनम खून है, तो वो यही था। तो शायद उसकी एक वजह ये भी थी कि इस बहाने से उसने उसको टच किया और उसके कपड़े पे थोड़े खून आ गए। लेकिन उस वक्त सीन ये था कि बहुत सारे लोग थे जो उसको उठा रहे थे, हेल्प कर रहे थे मेडिकल के लिए ले जाना। तो कुछ लोगों के कपड़ों पे खून के धब्बे आए थे और उसमें एक इस तरह से वो लगाकर बच गया था। एक सवाल ये था कि ये कहा था कि सीसीटीवी फुटेज में अशोक जो कंडक्टर था उसको देखा गया था बाथरूम में जाते हुए। तो क्या अशोक ने चीख, ये सारी चीज़ें, या इस बच्चे को जाते निकलते हुए नहीं देखा? नहीं देखा। उसकी वजह ये थी कि उसमें टाइम गैप था। जब अशोक वहाँ पे गया था, जब जा रहा था, तब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इसलिए अशोक ने शोर भी नहीं बचाया बाहर आने के बाद। उसके बाहर निकलने के बाद ये सारी चीज़ें हुई थी कुछ सेकंड के बाद। एक कथा कि वो चाकू कहाँ है जिससे कत्ल किया गया। वो चाकू कत्ल करने के बाद इस 11वीं क्लास के बच्चे ने वहीं वॉशरूम के अंदर कम्बोर्ड के अंदर डाल के और उस पर फ्लैश चला दिया था। उसे लगा था कि वो चला जाएगा, लेकिन वो चाकू उसी में फंसा रह गया था और पुलिस ने उसको रिकवर भी कर लिया था। एक का ये था कि जो कातिल बच्चा है उसका और उसके बाप के बारे में आपने आइडेंटिटी नहीं बताई, नाम नहीं बताया। तो ये हम लोग सभी को पता है कि जो माइनर होते हैं उनकी आइडेंटिटी को जो है डिस्क्लोज़ नहीं करते। तो इसे 11वीं क्लास के बच्चे का नाम ना बताऊं और उसके फादर का बताऊं तो भी फ़र्क मतलब कोई अलग चीज़ नहीं होगी, क्योंकि उसके फादर के नाम के ज़रिए उस बच्चे की पहचान आम हो जाएगी। तो इसलिए फादर का भी नाम नहीं बताया था। हालांकि इनके नाम जो भी मीडिया इस केस से जुड़े हुए हैं सभी को मालूम है।
इसके अलावा अंकुश राठौर हैं, ये प्रद्युम्न हैं, एक और बेंगलोर से हैं ये, पुरुषार्थ नारंग हैं, जॉय बेदी हैं, रियाज अहमद, अवतार सिद्धू और राजा धीमन, बहुत अच्छा मेल लिखा है इन्होंने दोनों, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। शुभम दुबे हैं, वही जिनकी गुस्से में थे ये। जिमित राठौर, इसके अलावा कविता सूद जी, इन्होंने गुरुदत्त की कहानी जो इनकी मम्मी को बहुत पसंद आई और उनकी फरमाइश भी थी बहुत पहले से, अब मुझे याद आ रहा है, तो बहुत खुश थी। थैंक यू वेरी मच, और मम्मी को मेरा प्रणाम कहिएगा कविता जी। परीक्षित बर्वे हैं, नवीन पराशर हैं, प्रतीक जैन हैं, व्यापम की कहानी सुनना चाहते हैं, कई बार से टाल रहा हूँ, अब जल्दी सुनाता हूँ। राजन डिसूज़ा, कुलदीप सिंह, इनकी दादी बहुत शौक़ से सुनती हैं कहानी, मुझे आज इन्होंने जब मेल पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, तो दादी को भी मेरा प्रणाम कहिएगा आप कुलदीप जी। वैभव बिंद्रा, अमित बंदोनी, अभिजीत दरीपा, आशीष झा, मोहम्मद मुदस्सिर और साहिल सैनी हैं, ये सहारा की कहानी सुनना चाहते हैं, सुब्रतो राय सहारा एंड सहारा श्री सारी। तो चलिए कभी मौका मिला तो ये भी सुनाऊंगा। अब दीपक कुछ सवाल हो तो बताओ। सर कई लोग जानना चाहते हैं कि जो राजा भैया का लाइफस्टाइल है आजकल की यूनिवर्सिटी के जो नेता हैं उसको बहुत फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी राय क्या है इस पर? राजा भैया अपने लाइफ स्टाइल के लिए भी बहुत जाने जाते हैं। आप राजा भैया को देखें, उनकी शाही ज़िंदगी, गाड़ियों का काफ़िला, महंगी गाड़ियाँ रखना, सवारी का शौक़, निशानबाजी का शौक़, और वो सारी चीज़ें जो हम कई बार ऐसे दबंग कैरेक्टर की फ़िल्मी पर्दों पे देखते हैं। मुझे लगता है कई फिल्में तो शायद जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उन्होंने बाकायदा उस पर रिसर्च भी किया होगा, इसलिए ऐसे ऐसे कैरेक्टर उठाए। तो ये है, और उस इलाके में आप माने ना माने, इसको कैसे लें, लेकिन ये है, चूँकि मैं देख कर भी आया, उस पूरे इलाके में एक राजा भैया की जो अपनी एक पहचान वहाँ के लोगों में है। अब ये नहीं कह सकता कि मैं वो सच में मन से इज्जत से करते हैं या डर है उसकी वजह, क्योंकि एक चीज़ तो ये है कि आप वहाँ पे राजा भैया को नाराज़ करके आप नहीं रह सकते, ये सच्चाई है। सर दिव्यांशु राज्य का सवाल है, उत्तर प्रदेश और बिहार ने कई दौर पैदा किए, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या यूपी और बिहार में पॉलिटिक्स में जाने का रास्ता गुंडागर्दी ही सबसे आसान रास्ता है? दिव्यांशु जी, ऐसे और भी राज्य में हैं जहाँ पे इस तरह के बाहुबली नेता पैदा किए, सिर्फ यूपी और बिहार ही नहीं है, लेकिन हाँ इधर ज़्यादा आ जाता है। और शायद इसकी एक वजह ये भी कि यहाँ पे जो भी क्रिमिनल, एक बड़ा एक अजीब सी चीज़ हो गई है, वो ज़रा सा अपने क्राइम की दुनिया में नाम कमाता है, उसके बाद लगता है कि अब चलो सीधे अब राजनीति में चलते हैं, राजनीति की गंगा में डुबकी लगाते हैं, उसके बाद तो सारे पाप धुल जाएंगे, फिर क्या है, सरकार भी अपनी, पुलिस भी अपनी, प्रशासन भी अपना, तो बड़ा आसान तरीका होता है बचने का, और यही सबसे गलत चीज़ हो रही है ख़ासतौर पे नॉर्थ इंडिया में। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले, और फिर नेता भी इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, जब ये क्रिमिनल इस तरह के या बाहुबली नेता होते हैं, शुरू में उनका आप वोट के लिए, डराने धमकाने के लिए यूज़ करते हैं, फिर बाद में जैसे जैसे कद पड़ता कभी आप टिकट दे देते हैं, फिर वो भी पार्लियामेंट और लोकसभा में या फिर विधानसभा में पहुंच जाते हैं। और ये भी है कि लोग भी इन चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो शायद यही वजह है कि ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जाती है। सर राजेश जैदी नाम से एक आईडी, वो पूछ रहे हैं कि सर राजा भैया के बारे में आप लोगों ने लोगों को गलत बताया, क्योंकि जो राजा से मिल लेगा वो राजा का होके रह जाता है, तो शायद आप मिले नहीं। देखिए, अब मैं मिला हूँ, लेकिन ये आपकी अपनी राय हो सकती कि मैंने मतलब राजा भैया के बारे में गलत बताया। मैंने ये बार बार, शायद तीसरी या 3 बार पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने ये दोनों लाइनें इस्तेमाल की है कि मुझे नहीं मालूम कि वो इज़्ज़त की वजह से है या डर की वजह से, लेकिन जितनी चीज़ें हुई हैं और वहाँ पे जो है दोनों पहलू है, तो एक बार आप घूम आएँ, एक बार आप देखें, तो कई बार होता है कि हम जो बोलते हैं, हम जो कहते हैं, हम जो सुनते हैं, वो सब कुछ सच नहीं होता, उसके सच के पीछे का भी सच कुछ और होता है। फिर बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए जो हम सभी ने देखा, तो लेकिन असलियत क्या है, ये मैं फिर वही कहूँगा कि इसको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये डर है या इज़्ज़त। यूसुफ खान जी का सवाल है, सर इस पूरी स्टोरी का सारांश क्या है? हमें राजा भैया को कुंडा का कुंडा मानना चाहिए या दबंग पॉलिटिशियन? कानून के हिसाब से जाएं तो कानून के हिसाब से राजा भैया एक दबंग, हिस्ट्री शीटर, और मर्डर से लेके पोटा तक के चार्जेस। अब कानून से बाहर हट के जो आप हिंदुस्तान में जो हम लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं, देखते हैं, हर एक आज़ाद है सोचने के लिए, और हर एक आज़ाद है कि वो उसको किस रूप में देखे, किस रूप में माने। बट मैं चूँकि कानून के हिसाब से बात करूँगा, तो मैं कानून का नज़रिया आपको मैंने बता दिया। सर समस्वी के नाम से आइडिया पूछ रही है कि सर आपको एक लाइटर नोट पर कौन से डॉन आपको पसंद है?
शमश्री के बहुत दिनों बाद आई, कैसी हो तुम। लाइटर नोट पे मुझे कौन से डॉन पसंद है। एक राजू श्रीवास्तव ने एक कॉमेडी शो आया करता था तब स्टार प्लस पे, उस पर एक भाई का वो किया था, कैसे एक डॉन जो है वो अचानक प्रवचन और सत्संग में चला जाता है, धंधा उसका चौपट हो गया था, तो उसके बाद वो प्रवचन देना शुरू कर देता है। तो वो पूरा जो कैरेक्टर था, तो मुझे वो डॉन जो कॉमेडियन हो और कॉमेडी भी करें लाइटर नोट पे, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो सर अभी बत, बहुत सारे क्वेश्चन हैं सर। कई लोग जल्दी जल्दी जानना पूछो। चाहते हैं कि अभी वो कौन सी पार्टी में है, क्या वो आने वाले टाइम पे नरेंद्र मोदी की सपोर्ट करेंगे आपके हिसाब से? अभी शायद जनसत्ता एक पार्टी बनाई थी लास्ट ईयर, और मैंने कहा कि एक बीएसपी को छोड़ दें तो राजा भैया की किसी पॉलिटिकल पार्टी से कभी उस तरह के रिश्ते ख़राब नहीं रहे। तो जो भी हो, चाहे एसपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस चूँकि 90 के बाद से वहाँ पे फिर सरकार तो बना नहीं पाई है, इसलिए उसके बारे में कह नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, तो बिल्कुल वो तो जहाँ जिसकी मदद की ज़रूरत होगी राजा भैया हमेशा तैयार रहते हैं, तो वो किसी भी पार्टी को मदद कर सकते हैं। सर कई लोग जानना चाहते हैं कि जो आपने इंटरव्यू लिया तो आपने देख के कैसा लगा उन्हें आपको? अगर आप वैसे मिलेंगे, आपको नाम हटा दीजिए और अचानक आप मिलें और ये कि ये रघुराज प्रताप सिंह है या राजा भैया है, तो जब आप पहली बार मिलेंगे तो आप इम्प्रेस हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। वो बातचीत का तरीका, वो सारी चीज़ें, बल्कि मैं अब नाम नहीं लूँगा, पर मेरी टीम में अब वो दिल्ली से छोड़ कर चला गया, अब लखनऊ में है। राजा भैया का एक कज़न था जो काम करता था, मुझे बहुत, वो खुद ही झिझकता था, एक दो बार जब स्टोरी की तो फिर बाद में पता चला, लेकिन वो अपने पेशे को लेकर बहुत ईमानदार था। उसने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरे कज़न हैं या इस तरह, सर आप इसको इस तरह से मत लिखिए या मत कीजिए, क्योंकि उसने अपने पेशे के प्रति ईमानदारी निभाई। बाद में मुझे पता चला तो मैं बड़ा हंसा भी, वो भी हंसा। लेकिन ये है कि हाँ, आप अगर इन चीज़ों को भूल के आप मिलेंगे तो आप इम्प्रेस हो जाएंगे। सर शिवम वर्मा जी का सवाल है, आज तक कोई दबंग पुलिस ऑफिसर आया नहीं कि जो इनका साम्राज्य खत्म कर सके,